स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पूरे देश में इस समय खुशी का माहौल है। हम सब आज़ादी के दिन को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक बहुत सी चीज़ें हिंदुस्तान में बदली हैं और आपका सपना है आप किसी सरकारी ही ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी बने, क्योंकि आपका यही सपना है गवर्नमेंट जॉब का। तो उसको सपने को पूरे करने के लिए स्टडी IQ हमेशा आपके साथ रहा है, आगे भी रहेगा। और 47 इस 1947 से हमने इसको लिया है और इसी थीम में हर सब्जेक्ट में आपको एक स्पेशल वीडियो दिखेगा, क्वांट में, रीजनिंग में, GS में। और मैं भी उसमें पीछे क्यों रहूं, तो मैंने भी इंग्लिश में एक स्पेशल वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 47 इंपॉर्टेंट ईडियम्स। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ईडियम्स, ये भी मैं आपको बता दूं। दीज आर द ईडियम्स जो मैंने फिल्टर किए हैं। बैंक SSC एग्जाम्स में आपको ये ईडियम सबसे ज्यादा मिलते हैं। कहने का मतलब आज के सेशन में जो 47 ईडियम्स आप देखोगे, ये वो हैं जो आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। मतलब मोस्ट रिपीटेड वर्ड ईडियम्स है। अगर आप ईडियम्स को पढ़ना शुरू करोगे, याद करना शुरू करोगे, तो ये वो ईडियम्स है जो सबसे पहले याद होने चाहिए, क्योंकि ये हर जगह कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं कि आज कौन से वर्ड्स पे हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहीं पर क्लास की सारी PDF मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम यहां से। ठीक है, तो पहला ईडियम है ओवर वंस हेड। आप पढ़ेंगे, आप इस तरीके से ट्रीट करोगे इन शब्दों को जैसे कि आप एकदम मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जब भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप उसको वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना, पहले खुद सॉल्व करना, बाद में उसका सोल्यूशन देखना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए ओवर वंस हेड। तो मैं यहां पर ज्यादा नहीं रुकूंगा। रीजन ये है कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करोगे फिर सॉल्व करोगे, लेकिन मैं कंटिन्यू रहूंगा। तो ओवर वंस हेड का मतलब क्या ही हो सकता है? कोशिश करो, कोई बात आपके सर के ऊपर से जब निकलती है तो क्या होता है? समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या बीइंग एट अ डिसएडवांटेज नहीं होगा, अनेबल टू फंक्शन एज बिफोर नहीं होगा, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। मतलब जब कोई बात हमारे ऊपर से जाती है तो हमें वो समझ में नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ फेयर वेदर फ्रेंड। वीडियो को पॉज करना, पहले 1 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगा के खुद सॉल्व करना और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होगा? एक ऐसा फ्रेंड जो अच्छे मौसम में आपका दोस्त है, यानी कि एक अनरिलायबल पर्सन हो सकता है। डिपेंडेबल फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक फ्रेंड जो शत्रु बन जाए नहीं होगा। अ जेलस फ्रेंड नहीं होगा। तो एक ऐसा दोस्त जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छे मौसम में आपका दोस्त है, बुरे में नहीं है। तो ऐसे दोस्त आप कभी मत बनाइएगा जो सिर्फ अच्छे मौसम में ही आपका साथ दे। अच्छे मौसम का मतलब यह है कि जब आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा हो, आप खुश हैं, तब आपके साथ है। असली दोस्त वो होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा है जब आपका वक्त बुरा चल रहा हो। ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर क्या मतलब हो सकता है इस चीज का? पीसफुल एंड रिलैक्सिंग प्लेस, समवन विद अ प्लेजेंट वॉइस, हाई प्राइस्ड एंड एक्सपेंसिव थिंग, या फिर समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ईडियम्स जब भी सॉल्व करोगे तो आपको उसके जवाब उसी क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देखो। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो या कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में आपसे टकरा जाती है जो एकदम नई है या एकदम रिफ्रेशिंग है, तब हम कहते हैं कि यार दिस इज समथिंग ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। टेक एक्सेप्शन क्या हो सकता है? ये टेक एक्सेप्शन बोलिए। तो अप्रिशिएट करना, ऑब्जेक्ट टू, केयर फॉर, या डिनाई कर देना। तो टेक एक्सेप्शन का मतलब डिनायल नहीं होता है। अगर आप कभी किसी चीज पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हो, सवाल उठाते हो, या आप किसी चीज से डिसअग्री हो जाते हो, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इस ईडियम का यूज करते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट टू, नॉट दिस वन। ठीक है, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू कॉल द शॉट्स क्या मतलब हो सकता है इसका? टू बी इन अ पर्सन इन चार्ज, टू बी ब्लिसफुली हैप्पी,
बी इन डेट या लैक कंट्रोल, कर्जे में होना या ऐसी कोई चीज जिस पर आपका कब्जा ही नहीं है। तो देखो, टू कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास अथॉरिटी है, जो पर्सन इन चार्ज है। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा टू बी द पर्सन इन चार्ज। ठीक है, सिंपल है सारे के सारे वर्ड्स ईडियम्स। अगर कहीं पर किसी ईडियम के ओरिजिन के पीछे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं, शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब। तो यहां पर ईडियम का यूज हुआ है सेंटेंस में, और जब भी सेंटेंस में यूज होगा ये आसान हो जाएंगे सॉल्व करना। तो एंग्री एंड हर्ट नहीं होगा, अगर आप किसी मछली को पानी से निकाल दोगे तो क्या होती है, वो रेस्टलेस हो जाती है ना। तो कंफर्टेबल और रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, और बाद में वो धीरे धीरे तड़प के मर ही जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये बहुत कॉमन ईडियम है, ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है या ग्रो करती है। इसी के लिए हम कहते हैं फ्लोरिश, एक वर्ड, ठीक है, फ्लोरिश। फ्लोरिश के लिए ही हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं विच इज कॉल्ड मशरूमिंग एज अ वर्ब। क्या बोलेंगे इसको, मशरूमिंग। और थ्राइव करना भी हम यहां पर बोलते हैं। तो जो भी वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में आएंगे मैं आपको ये भी बताता चलूंगा। तो वेरी ग्रेजुअली एट अ रैपिड पेस होगा, ग्रेजुअली नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुअली का मतलब होता है धीमे 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 आगे बढ़ना। तो थोरो एंड अनफेयर मीन्स का कोई मतलब ही नहीं बनता यहां पर। राइट आंसर इज एट अ रैपिड पेस। हर सक्सेस एज अ सिंगर वॉज अ 9 days वंडर। हम कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी, तो यहां पर वैसा ही कुछ लिंक हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करोगे, पहले खुद सॉल्व करोगे। तो प्राउड अचीवमेंट नहीं होगा, इम्पॉसिबल फीट नहीं होगा, एटर्नल फेम नहीं होगा, शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन होगा। और शॉर्ट लिव्ड के लिए आप कुछ शब्दों को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल, या फिर ट्रांजिएंट, कोई भी ऐसा अचीवमेंट जो कुछ क्षणों के लिए था। His comments cast a slur upon the integrity of his manager। अगर आप किसी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करते हो तो आप यू आर कास्टिंग अ स्लर, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने इसका मीनिंग बता दिया है, लेकिन आपको वीडियो पॉज करना है फिर देखना है। तो इसका मतलब रिडीम्ड नहीं होगा, प्रेज करना नहीं होगा, इंप्रूव्ड करना नहीं होगा, डैमेज करना होगा। लेकिन क्या, डैमेज द रेपुटेशन। तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, ठीक इन द सेंस कि मैं इसको एकदम प्रिसाइज कर देता हूं कि एग्जैक्टली क्या ही होना चाहिए। तो इट शुड बी डैमेज द रेपुटेशन, टू डैमेज द रेप्यूटेशन ऑफ समवन। और इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं डिस्पैरेज करना या फिर डिफेम करना, यानी आप किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। डिफेमेशन का केस ऐसे ही किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मानहानि का दावा करना। तो बहुत सिंपल था ये, डैमेज द रेप्यूटेशन। राइट आंसर इज 4th। अगला है, इफ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनॉमलीज। अगर ऑडिट रिपोर्ट्स में डिफरेंसेस आए, एनॉमलीज का मतलब है डिफरेंसेस होना, भेद होना, भेदभाव होना। द फिनेंस मैनेजर विल बी ब्रॉट टू बुक। तो किसी को बुक में लाया जाएगा, मतलब क्या, अगर डिस्क्रिपेंसी आती है, यहां पर डिफरेंसेस का मतलब है डिस्क्रिपेंसी, तो क्या हम किसी को प्रमोशन देंगे? नहीं। किसी ने बताया कि भाई 50 करोड़ का खर्चा हुआ है, लेकिन फंडिंग मिली है 80 करोड़ की, तो 30 करोड़ का जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो फिर झोल हो गया ना, गोलमाल। रिवॉर्ड किया जाएगा? नहीं। सपोर्ट किया जाएगा? नहीं। हेल्ड अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और जिम्मेदार ठहराने के पीछे आप उसके बाद फिर उसके कुछ एक्शंस भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। If we lay our heads together, we will surely find a solution। तो अगर हम अपने सब सर एक साथ रखें, सब सर का मतलब क्या ही हो गया, अगर हम सब लोग किसी चीज में एक साथ इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो आप बताओ यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है। रेस्ट फॉर अ वाइल, आराम करने से तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वर्क इन कंसल्टेशन हो सकता है। वर्क इन आइसोलेशन, अलग अलग काम करना नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है टुगेदर, तो ये तो अलग हो जाएगा। टेक अ ब्रेक भी नहीं होगा, इट इज सिंपली वर्क इन कंसल्टेशन, कि अगर हम सब साथ में मिल करके कुछ डिस्कस करें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जरूर निकलेंगे। ठीक है, अगला है, हिज प्रोबेशन वॉज एक्सटेंडेड बिकॉज हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क। कि उसके
प्रोबेशन को एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं था। है ना मजेदार? टाइम लो, पॉज करो और इसका आंसर खुद सॉल्व करो पहले। चलिए, लैकिंग इन मैच्योरिटी, क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं था तो क्या ही हो सकता है, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। डिजायर्ड हाइट का तो कोई मतलब नहीं होता। मोर देन एक्सपेक्टेड नहीं होगा भाई। अगर किसी को हिज प्रोबेशन वॉज एक्सटेंडेड, प्रोबेशन बेसिकली एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जब किसी कंपनी में आपको एक टेम्पररी बेसिस पे जॉब मिलती है। मतलब अगर आपने उस ड्यूरेशन में अच्छा काम किया तो आपको परमानेंट कर देंगे, नहीं तो वो प्रोबेशन कहलाता है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है। प्रोबेशन बढ़ाने का मतलब सेटिस्फैक्टरी काम नहीं हुआ, इसका मतलब लैकिंग इन मैच्योरिटी भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर यहां पे बनेगा अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, की जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। The threat of the pandemic is not just a cry in wilderness, a cry in wilderness। ठीक है, तो क्या हो सकता है ट्राई करके देखते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करो फिर सॉल्व करना। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो सकता है, मोर्निंग फॉर द लॉस, स्प्रेडिंग रूमर्स, अनहीडेड वार्निंग। लॉस के लिए शोक मनाना, मोर्न का मतलब होता है शोक मनाना, स्प्रेडिंग रूमर्स, रूमर्स मतलब होती है अफवाहें फैलाना, अनहीडेड वार्निंग एक ऐसी वार्निंग जिस पर अटेंशन नहीं दिया गया, या फिर दुख या गम। तो हम बोलेंगे ऐसे स्टेटमेंट को, अ क्राई इन वाइल्डरनेस को, एक ऐसी वार्निंग जिस पर अटेंशन नहीं दिया गया। इज इट क्लियर? विच वॉज इग्नोर्ड प्रीवियसली और विच वॉज, कई बार ऐसा होता है ना कि हम इनडायरेक्टली पहले किसी को, सामने वाले को चेताने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया संभल के रहना, यहां पर थोड़ा खतरा है। नहीं माना बात तो फिर बाद में निपटा दिए जाते हैं। तो एनीवेज, द न्यूज ऑफ अ लेपर्ड इन द सिटी स्प्रेड लाइक वाइल्ड। तो खबर फैली है क्या कि शहर में एक लेपर्ड आ चुका है, तेंदुआ आ चुका है। तो क्या ही होगा? कॉज्ड डैमेज नहीं, कॉज्ड फियर नहीं, स्प्रेड स्लोली नहीं, रैपिडली, रैपिडली। तो ये बेसिकली ईडियम ये बनता है वाइल्ड फायर। ये ईडियम पूरा बनेगा वाइल्ड फायर। ये टाइपो था कि यहां पर ये शब्द आ गया है, तो ये टाइपो है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा ज्यादा। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं पार्ट, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू अ गुड टर्न, क्या मतलब हो सकता है इसका? डू अ गुड टर्न, रेंडर सर्विस, वेट फॉर अ टर्न, रिटर्न अ गिफ्ट या मेक अ प्रॉफिट। डू अ गुड टर्न, अगर गुड है तो मतलब इसका मीनिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए। अगर हाँ, तो इसका मतलब कि रिटर्न अ गिफ्ट, मेक अ प्रॉफिट या फिर वेट फॉर अ टर्न। तो बेसिकली अगर आप किसी के लिए कुछ सर्विस दे देते हो, आप किसी के काम आ जाते हो, यू आर रेंडरिंग अ सर्विस, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इस इडियम का यूज करते हैं। तो रेंडर अ सर्विस मतलब किसी के लिए आपने कुछ काम किया, टू हेल्प समवन, टू फेवर समवन, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, हमने कई बार सुना है, हिंदी में भी इसको यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनना। ठीक है, तो रिलाई ऑन वन सेल्फ होगा नहीं, रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। क्रिटिसाइज करना होगा नहीं, अपनी ही तारीफ खुद करना, वेरी सिंपल, प्रेज वन सेल्फ। रिस्पेक्ट अदर्स नहीं होगा। ठीक है, फार एंड वाइड, फार एंड वाइड क्या हो सकता है? फ्रॉम द पास्ट, पढ़ के देखो। दूर और वाइड मतलब चौड़ा, तो थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश किया करो आप, क्या हो सकता है? इन द फ्यूचर नहीं, फ्रॉम द पास्ट नहीं, पास्ट और फ्यूचर के कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इन ऑल पॉसिबल वेज या इन ऑल डायरेक्शन, तो पॉसिबल वेज का मतलब यह है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको करने के हर पॉसिबल तरीके को आप आजमा के देख लो। नहीं, राइट आंसर बनेगा ये वाला, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी के 2020 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, और इसके आगे भी कुछ ईडियम्स आपको दिखाई देंगे जो अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला है कैरी द डे। इफ यू कैरी द डे, तो आप क्या करोगे? कुछ पॉजिटिव सा साउंड कर रहा है, नेगेटिव तो है नहीं, तो क्या ही हो सकता है यहां पर इसका अर्थ या मीनिंग? टू बी विक्टोरियस और टू विन, या फिर लिफ्ट अ हैवी लोड तो नहीं होगा, बेयर द बर्डन नहीं होगा, लेड एन आर्मी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा विन और विक्टोरियस। तो अगर आप अपनी लड़ाई में जीत गए, दिस इज कॉल्ड टू कैरी द डे, यू हैव कैरीड अ डे, ऐसे भी बोलते हैं। आगे है आई वॉश करना,
आई वॉश करने का मतलब आंख धुलना फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो वर्ड जब भी लिखे होंगे इडियम्स के कॉन्टेक्स्ट में तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को हम यूजुअली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मैं शुरुआत से बताना, मैंने अपनी पेड क्लासेस में हमेशा सिखाया है कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे डील कर सकते हो, ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट एक होता है किसी भी शब्द को पता लगाने के, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, किसी भी वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला एक होता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिजिकल होता है जो आपको दिखाई दे, आप उसे टच कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट ना तो दिखाई देगा, ना आप इसे टच कर सकते हो, आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपको चोट लग गई, आपके हाथ पे या आपके पैर पे चोट लग गई। यहां पे चोट लगेगी तो वो दिखाई भी देगी और वो टच भी कर सकते हो। तो हाथ पे चोट लगना या पैर पे चोट लगना, हैंड पे या पैर पे या बॉडी पार्ट पे हर्ट, चोट लगना, ये फिजिकल है। लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ बुरा कह दिया, डांट दिया, बुरा भला कह दिया, तो वो आपके दिल पे चोट लगती है। दिल पे मतलब महसूस होता है, आपको बुरा फील होता है। तो वो चोट आपको दिखाई नहीं दी, टच नहीं कर सकते हो, उसे सिर्फ फील कर सकते हो। कब? इफ यू गॉट हर्ट। कहां पर? दिल पे लगी हुई चोट, हार्ट पे। तो ये वाला हर्ट हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट और वो हो जाएगा फिजिकल। तो हमेशा ध्यान रखना, ईडियम्स आप जब भी सॉल्व करोगे 90% से ज्यादा केसेस में हमेशा एब्स्ट्रैक्ट वाले मीनिंग को चूज करना, यहां पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज, या फिर आप कैसे फायदा उठा सकते हो चीजों का। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या बनना चाहिए था? आई वॉश का एक ऑपरेशन नहीं, क्योंकि आंख से आंख ऑपरेशन फिजिकल तो नहीं आना चाहिए। अब क्या होता है, कई बारी कंसिडरेशन या इंस्पिरेशन भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर होता है डिसेप्शन। ठीक है, तो आई वॉश रिफर्स टू समथिंग विच इज इंटेंडेड टू मिसप्लेस्ड और डिसीव समवन। अगर आपको धोखा देने की नियत से कुछ क्रिएट किया जाता है तो ध्यान रखिएगा। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। गैस पे दूध गर्म हो रहा था, किसी की नजर नहीं पड़ी, ध्यान जरा सा हटा, वो सारा दूध गिर गया। अब अगर दूध गिर गया तो उस गिरे हुए दूध पे रोने का क्या ही फायदा? मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। Regret uselessly. These are the most common idioms which are asked in bank exams, SSC exams, almost every exam. तो अगर आप idioms की तैयारी कर रहे हो तो ये वो idioms है जो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को हमने एडवर्ब्स में भी पढ़ा था और इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। फिर है एप्पल ऑफ वंस आई। आंख की मतलब आंख का तारा होना, हिंदी में ऐसे बनता है, आंख का सेब नहीं होता, आंख का तारा होना। तो अगर कोई इंसान आपकी आंख का तारा है तो वो साफ नहीं है, आसान नहीं है, रोजी नहीं है, बहुत प्यारा है, दुलारा है। राइट, ध्यान रखिएगा। बिहाइंड वंस बैक, किसी की पीठ पीछे अगर आप कुछ करते हो तो बिहाइंड वंस एब्सेंस हो सकता है। हर किसी की नॉलेज में तो होगा नहीं, क्योंकि ये कुछ नेगेटिव सा साउंड कर रहा है। कन्फ्रंटिंग समबडी या फिर ओपनली सपोर्टिंग समवन नहीं होगा। अब आप बताओ थर्ड होगा या फर्स्ट होगा? तो अब आप कहोगे सर इट्स वेरी ऑब्वियस सिचुएशन, इट इज द ऑप्शन नंबर 1। बोलो हाँ या ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इन वंस एब्सेंस, भाई पीठ पीछे हम बुराइयां करते हैं लोगों की, हालांकि अगर आप ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। लिटिल बाय लिटिल, नेक्स्ट इज लिटिल बाय लिटिल। तो फ्यू होगा, नॉट मच होगा, ओनली वंस होगा या ग्रेजुअली होगा? देखो वैसे तो इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जब आप गिन नहीं सकते, हाँ या ना। तो फिर फ्यू होगा नहीं, क्योंकि फ्यू को काउंटेबल्स में यूज करते हैं। नॉट मच होगा नहीं, क्योंकि लिटिल बाय लिटिल अगर आप करते हो ऐड कुछ तो वो धीमे धीमे बढ़ता ही जाएगा। तो ओनली वंस नहीं होगा, सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा ग्रेजुअली। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ड्राई रन, अगर आप बात करते हो ड्राई रन के बारे में तो क्या हो सकता है? देखो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके स्कूल में आपको एक ड्राई रन दिया गया होगा, एक मॉक ड्रिल दिया गया होगा, उसको मॉक ड्रिल बोलते हैं वैसे तो
बेसिकली ये एक तरीके की रिहर्सल होती है। तो यहाँ पे रन लिखा था, यहाँ पे रन लिखा था, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। हार्वेस्ट का यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता, एक बेसिकली एक तरीके का रिहर्सल होता है, ड्राई रन, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे, द वर्ड इज कॉल ऑन। ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, कॉल ऑन। और इफ यू कॉल ऑन समवन, तो आप बेसिकली अनाउंस नहीं कर रहे हो, स्टेप आउट नहीं कर रहे हो, वो होता है कॉल आउट, ये होता है विजिट करना। कॉल करना मतलब बात करना। तो इफ यू कॉल ऑन समवन, यू आर विजिटिंग देम। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे भाई साहब मैं आपके घर के सामने से गुजरा था, सोचा मिलता चलूं, तो दैट्स कॉल्ड हरक्यूलियन टास्क। सबसे ज्यादा कॉमन इडियम्स में से एक है, और हरक्यूलियन टास्क इज एनी सच टास्क विच इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर बहुत टेढ़ा मेढ़ा काम। तो अ जॉब दैट ओनली वीक पीपल आर असाइन, नॉट एट ऑल, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता। अ जॉब दैट मेक्स एवरीवन फील प्राउड, नहीं। अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग एंड इंफॉर्मेशन, नहीं। एक ऐसा काम जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती हो, चाहे फिर वो फिजिकल तौर पे हो या फिर वो मेंटल तौर पे हो। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहां पर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। अगला है गिव अ हैंड। गिव अ हैंड, किसी को हाथ देना। इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना, यानी कि कुछ नेगेटिव तो होगा नहीं। यहां पे भी हाथ लिखा है, यहां पे भी हाथ लिखा है, तो सबसे पहले इसको हटा दो। डोनेट अ ऑर्गन, ये तो बिल्कुल ही हटा दो, क्योंकि ये भी फिजिकल और ये भी फिजिकल। तो राइट आंसर बनेगा असिस्ट कर देना। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? हेल्प करना, किसी की असिस्ट करना, किसी को असिस्ट करना। अगला है पॉकेट एंड इंसल्ट, कि किसी की इंसल्ट कर दी, अब उसने उस इंसल्ट को जेब में रख लिया, तो आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हो। तो टू प्लान एन इंसल्ट का क्या मतलब हो सकता है? सॉरी, टू पॉकेट एन इंसल्ट, प्लान अ रिवेंज हो सकता है। बेयर एन इंसल्ट क्वाइटली, ये भी हो सकता है। रिसेंट एन अफ्रंट, नहीं ये नहीं होगा, पछतावा होना नहीं। एक्सप्रेस ट्रू फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप बताओ ये वाला या ये वाला, कि भाई बेइज्जती को आपने बर्दाश्त कर लिया या फिर आपने बदले की भावना को प्लान कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बेइज्जती हुई है तो आप हर बार बदला ही लेते फिरो, ये भी नहीं होगा। तो इसके हिसाब से जो बेटर आंसर बनेगा यहां पर वो ये बनेगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा, बेयर एन इंसल्ट क्वाइटली, कि चुपचाप अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर ले जाना। अगला है मेक वंस मार्क। मेक वंस मार्क, देखो पहले ही इसको पढ़ के आपको अंदाजा लग सकता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। लीव अ क्लू, नहीं। लीव अ क्लेम, नहीं। साइन अ डील, नहीं। अगर आपको सबके सामने पब्लिकली एक रिकॉग्निशन मिलती है तब हम इसका यूज करते हैं अटेन रिकॉग्निशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट इज वेरी कॉमन, इट इज कॉल्ड किथ एंड किन। तो किथ एंड किन को हम बेसिकली बोलते हैं कलीग्स, नहीं नेबर्स, नहीं डिस्टेंट एनिमीज, नहीं फैमिली रिलेशंस या रिलेटिव्स। आपके जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें कहा जाता है किथ एंड किन। ठीक है, आपके रिश्तेदारों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, राइज टू द अकेजन। राइज टू द अकेजन में मतलब क्या ही हो सकता है, तो समझ के देखते हैं इसको। सी इट्स वेरी सिंपल, राइज टू द अकेजन। तो जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, राइट जैसे कि आप कहीं पर कोई आपके सामने मौका आया और आपने उस मौके को छोड़ा नहीं, आपने उस मौके का फायदा उठा लिया। देखो पहले मेरा एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हर बार आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा, ये बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो शो यू कैन डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली, चैलेंज एन ओपोनेंट हु इज स्ट्रांग, एसेस अ क्रिटिकल सिचुएशन केयरफुली, या फिर टेक अ बिग रिस्क इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो अगर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तब हम इसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा यहां पर फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल था ये, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ ज्यादा कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया जा सके। अगला आपने बहुत बार कई सारी मूवीज में देखा होगा, बहुत कॉमनली यूज भी होता है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। जैसे लोहार लोग जब काम करते हैं तो वो हथौड़ा तभी मारते हैं जब बहुत ज्यादा वो लोहा गर्म होता है, क्योंकि उसको उस चोट से, उस ठोकने से उसको एक शेप दिया जा सकता है। तो इसका मतलब वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट्स, या फिर ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, टॉर्चर समवन विद द हॉट आयरन, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि यहां भी फिजिकल यहां भी फिजिकल, सॉर्ट आउट डिफरेंस प्रॉम्प्टली, ये भी नहीं होगा। आप बताओ फर्स्ट या सेकंड, दोनों में बेटर ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? तो आप कहोगे कि सर मौके पे चौका लगाना होता है, दिस वन, मतलब सेकंड इज द राइट आंसर।
आगे बात करते हैं। लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये अभी अभी आया था क्या? ये शायद रिपीट हो गया है। तो हमने देखा था कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, नहीं सॉरी, ये सेम ही इडियम है, लेकिन ये देखो 2 बारी आया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में आया है और ये एक और एग्जाम में आया हुआ है। तो मतलब आपको मैंने क्या बोला, ये वो इडियम्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए। वेरी मोस्ट बेसिक, नॉट वेरी, मोस्ट बेसिक इडियम्स। कहते हैं ना कि अगर आपको कैलकुलेशन सीखनी है तो पहले पहाड़े याद करने ही पड़ेंगे, वो बेसिक है, तो मतलब करना पड़ेगा। तो बाई टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हिज स्टाफ, उसने अपने स्टाफ को ब्लेम करने के बजाय जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द मैनेजर पुल्ड द चेस्ट नट्स आउट ऑफ फायर। पुल्ड द चेस्ट नट्स आउट ऑफ फायर, क्या मतलब हो सकता है? आग में से कुछ निकालना। यह आसान काम है या मुश्किल काम है? तो ये मुश्किल काम है, तो पिकनिक तो होगा नहीं। फुलिशली टेक रिस्क टू शो ऑफ नहीं होगा, कुछ मुश्किल काम है। अकम्प्लिशिंग अ डिफिकल्ट जॉब फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए उसने इतना मुश्किल काम किया, तो ये बनेगा राइट आंसर, ये भी नहीं होगा। अगला है ही मेक्स हिमसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक बाय सेइंग फूलिश थिंग्स, कि बेवकूफी भरी बातें करके अपने आप को ही वो लाफिंग स्टॉक बना लेता है। तो ये तो ईडियम का मीनिंग आप बड़े आसानी से दे सकते हो, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है, अंडरस्टूड है। बोलो हाँ या ना, बोले सब लोग, क्या होगा भाई? अगर आप ऐसी वाहियात हरकतें करोगे, बेहुदगी भरी हरकतें करोगे जिनसे आप ही का मजाक बनता है, तो आप क्या हो जाओगे? लाफिंग एट वन सेल्फ नहीं, क्योंकि स्टॉक बोला है। मेकिंग पीपल लाफ, हाँ हो सकता था, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टॉक की, जो उसने खुद को बनाया है। तो ही मेड हिमसेल्फ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, दैट्स इट। राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो यहां पर आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। नो वन बिलीव्स योर कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी एक ऐसी कहानी होती है, मनगढ़ंत कहानी, जो आप अगर किसी को बताते हो तो सामने वाला उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो स्टोरी अबाउट अ कॉक एंड बुल, ये तो सबसे पहले आप डिलीट कर दोगे, क्यों? क्योंकि सेम सेम सा है। स्टोरी विच हैज बीन टोल्ड ऑफन नहीं होगा। एन इम्प्रॉबेबल स्टोरी ही हो सकता है, क्योंकि सच्ची घटना नहीं होती, दैट्स इट। ठीक है। अगला है ही विल गेट हिज वर्क डन बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है साम दाम दंड भेद। तो जो इडियम्स आप यहां पर इंग्लिश में देख रहे हो, उसका हिंदी वर्जन भी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मीनिंग्स में डिफरेंसेस, कई बारी शब्द अलग हो सकते हैं, बट कई बारी कॉन्टेक्स्ट सेम रहता है। तो सिर्फ डरा करके नहीं, सिर्फ रिश्वत दे करके नहीं, परसुएट करके नहीं, भाई किसी भी तरीके से हो, साम दाम दंड भेद, दैट्स इट, अच्छे या बुरे तरीके से। द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई, कि भाई कोरोना वायरस का जो इरेडिकेशन है, जड़ से उखाड़ने की बात है, ये अभी भी फार क्राई है। तो इसका मतलब क्या होगा? फार मतलब दूर होता है, तो नियर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, जल्दी भी नहीं होगा, वेरी डिस्टेंट मतलब बहुत दूर है अभी है। अभी दिल्ली दूर है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अभी दिल्ली दूर है। अगला है लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि ये सारे के सारे इडियम्स जो हैं बहुत 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 ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, ख्याली पुलाव पकाना, या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये वही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड कैन बी। टू बी फूल्ड बाय समवन, वहां भी फूल यहां भी फूल नहीं होगा। टू लिव इन लग्जूरियसली आफ्टर लूजिंग समवन, नो। आफ्टर फूलिंग समवन, नो। टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, तो ये भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है। आप बताओ बेटर आंसर क्या होगा? देखो, सिर्फ अगर ख्वाबों की दुनिया में रहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर फूल्स पैराडाइज है, तो मतलब ऐसा बिलीव कर लेना कि बहुत अच्छा ही अच्छा है सब कुछ, अच्छे दिन आ चुके हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? बस। ड्रैग वंस फीट, किसी की टांग खींच देना। तो यहां पर फीट लिखा है, मतलब वो ऑप्शन हटा सकते हो जहां पर लेग्स की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिले टेकिंग अ डिसीजन, वॉक विद अ लिंप भी नहीं होगा, वॉक अनस्टेडली नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है दिस। तो इसका मीनिंग होता है बेसिकली, आप जब डेलिबरेटली या रिलक्टेंट हो कुछ काम करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, आप करना नहीं चाहते वो काम, तो यू आर बीइंग हेजिटेंट अबाउट इट। टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब क्या होता है? बोथ एंड्स मीट मतलब
आप जब छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको जब दिन रात एक करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तब हम इसको बोलते हैं। लेकिन क्या यहां पर सिर्फ उतना है? नहीं। ध्यान रखना, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव। आपके पास सिर्फ उतना ही पैसा है जिसमें आपका गुजारा हो रहा है हर दिन का। आज खाने को खाना मिल रहा है लेकिन कल का नहीं पता, तो बाकी सब नहीं होंगे। यहां पर सिंपल सा था, कॉमन सा था, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अंडर रैप्स। अंडर रैप्स का क्या मतलब होगा? अंडर एस्टिमेट करना, डबल लेयर्ड। तो देखो डबल लेयर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में है, और मैंने आपको क्या बोला, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट वाले कोई भी जो मीनिंग्स हैं वो आंसर नहीं हो सकते। सीक्रेटली या अंडर हैंड, तो अंडर हैंड भी नहीं होगा, अंडर एस्टिमेट भी नहीं होगा। राइट आंसर इज सीक्रेटली। अगर आप अपनी आर्म्स को रैप करते हो, शर्ट की आर्म्स को अगर रैप करते हो, स्लीव्स को रैप करते हो, तो सीक्रेटली आप उसके अंदर कुछ भी रख के ले जा सकते हो, छोटा मोटा आइटम। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक मतलब क्या होता है? कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आप नेगेटिव होते हो, तो ये पहली बात नेगेटिव है, तो खुश तो होगा नहीं। एंग्री, टेंस या सैड, तो एंग्री भी नहीं होता है, सैड भी नहीं होता है। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो, वी कॉल इट ऑन टेंटर हुक्स। सिंपल है, दैट्स इट, वन लाइनर ही। आगे बढ़ते हैं। टू कट कॉर्नर्स, ये आपने कई बारी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कंपनियां क्या करती हैं, अपने खर्चों को कम करने के लिए कट कॉर्नर करती हैं या कॉर्नर्स कट करती हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, कुछ काम कर रहे हो और आपको लग रहा है यार बहुत खर्चा हो रहा है, कुछ कटौती करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो आप ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज ढूंढते हो जहां पर अननेसेसरी खर्चों को कम करके खर्चों को कंट्रोल में किया जा सके। तो इसी को हम बोलते हैं कट कॉर्नर्स। तो कट यहां पर लिखा था, कट यहां लिखा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। समथिंग इजीली विदाउट स्पॉइलिंग इट नहीं होगा। कट समथिंग इनटू पीसेस ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी फिजिकल था, ये भी फिजिकल था। बी एबल टू डू अ जॉब एफर्टलेसली, या फिर नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट। आप मुझे बताओ क्या होगा? तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है अननेसेसरी खर्चों को रोक देना, कम कर देना। बैंक फॉर द बक, बहुत बार बैंकिंग पेपर में तो बहुत बार आया है, बैंक फॉर द बक। तो ऐसे सोच के देखो, बैंक फॉर द बक, कैसे अंदाजा लगा सकते हो? डैश अगेंस्ट समथिंग, तो यहां बैंक था, यहां डैश नहीं आएगा, दोनों साउंड होते हैं। मोर वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, लेस वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, सॉरोफुल हार्ट नहीं होगा। मोर वैल्यू फॉर मनी, आपने कहीं पर 1000 रुपए पे किए और उस 1000 रुपए के बदले में आपको जो सामान मिला वो मान लो 1800 रुपए का था, तो इट वॉज अ बैंक फॉर अ बक, कम पैसे में ज्यादा वैल्यू। आखिरी आज का इडियम है फुल ऑफ बीन्स, मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक पर्सन, हैप्पी एंड एनर्जेटिक। तो सैड एंड डल नहीं होगा, बीइंग फुलिश नहीं होगा, हैव क्रेजी आइडियाज नहीं होगा। तो एक कैरेक्टर मैं आपको बताता हूं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक कैरेक्टर ऐसा है जो हमेशा एनर्जी से भरा रहता है, फुल ऑफ बीन्स, रणवीर सिंह। दैट कैरेक्टर इज एक्चुअली फुल ऑफ बीन्स। तो आशा करता हूं आपको ये 47 ईडियम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वो ईडियम्स हैं जो आप अगर ईडियम्स सीखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपको कम से कम 300-400 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आने चाहिए, लेकिन ये उनमें सबसे पहले 47 ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये सब समझ में आया, तो आप कॉमेंट कर देना। अगर आप लोगों के ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं इसका पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके सारे जो इंपॉर्टेंट 400-300 ईडियम्स हैं वो मैं सारे यहां पर करा दूंगा। तो आप लोगों का एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एक आप जो कंटेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप सिर्फ एक ही कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे, और वो कूपन कोड है अमन लाइव। आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये कूपन कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, अमन लाइव। आप लगभग 80% तक का डिस्काउंट ले सकते हो इस कूपन के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही हो कि मैं क्या करूं, क्या कहां से शुरुआत करूं, तो ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आप भरोसे के साथ आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मतलब इंडिपेंडेंस डे है यार, राइट। चलो, एनीवेज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टाटा, बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।